हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हमें क्वांटिटेटिव टूल्स को आगे पढ़ना है। हम लोगों ने रिजर्व रेशो समझ लिया था। अब आज के सेशन में, इस वाले सेशन में हम लोगों को रिजर्व रेशो के अलावा जो बाकी टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, उसके बारे में जानना है और किस तरीके से वो महंगाई को कम या ज़्यादा करने के लिए आरबीआई के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो चीज़ें अपने को समझनी है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग में से कोई भी एसएससी टीयर 1 की टेस्ट सीरीज करना चाहता है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्लान परचम क्लासेस दे रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पर ऑलरेडी ये फैसिलिटी आ चुकी है। आप लोग टेस्ट सीरीज लगा के अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने सेशन को हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल में क्या कर लिया था, अभी तक वी हैव डन विद रिजर्व रेशो। हमने रिजर्व रेशो में प्रीवियस सेशन में क्या समझा था कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी हमने जान लिया था। अब इस सेशन में हमारा मकसद क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन पहले इसको वैसे ही हम समझेंगे, बाद में स्लाइड्स पे चलेंगे ताकि पहले कंसेप्ट क्लियर कर लें। देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, आप लोगों को याद है ना कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको कहते हैं। जिसको भी नहीं पता कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको कहते हैं, पहले प्रीवियस वीडियो को देखें और देखें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैम ने क्या बताया था, उसके बाद ही आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन समझ आएगा। अब मैंने आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये बताया था, वो पीस ऑफ पेपर जो गवर्नमेंट ने प्रिंट करवाए हैं और गवर्नमेंट उनके माध्यम से, गवर्नमेंट उनका यूज करके लोन लेती है और लोन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पीस ऑफ पेपर पे लिखी होती है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। तो कौन कौन गवर्नमेंट को लोन दे सकता है और इन पेपर्स को खरीद सकता है? आरबीआई गवर्नमेंट को लोन दे सकती है और इन पेपर्स को खरीद सकती है। कोई भी बैंक, मैंने मान लिया एसबीआई, कोई भी बैंक हो सकता है, मेरा फेवरेट एसबीआई, मैंने माना एसबीआई भी गवर्नमेंट को लोन देके उन पेपर्स को खरीद सकता है। अब आप ऐसा समझें कि वो जो पेपर हैं वो आरबीआई के पास भी रखे हुए हैं और कुछ पेपर्स एसबीआई के पास भी रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों के पास ही कुछ कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, दोनों के पास ही कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन किसको कहते हैं? जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग कर रहा है या परचेजिंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है या परचेजिंग कर रहा है, इस चीज को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। कि जब आरबीआई, ओनली आरबीआई, अगर कोई पूछे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, उसको कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। जब आरबीआई उसकी सेलिंग या परचेजिंग कर रहा है, उसी को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। कोई पूछ ले कि एसबीआई सेलिंग परचेजिंग कर रहा है, उसको एमओ कहेंगे? तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ओनली जब आरबीआई सेलिंग या परचेजिंग कर रहा है, उसी को ही हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब एक बात को समझना, आरबीआई के पास जो है पेपर रखे हुए थे, बैंक के पास भी पेपर रखे हुए हैं। आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि यार ये बैंक जो है, जो एसबीआई है, ये तो बड़ा मतलब कि लोन बांटे जा रहा है दुनिया में, बहुत सारे लोन्स इसने तो मार्केट में कर दिए, जिसकी वजह से बहुत महंगाई हो गई है। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसका पैसा अपने पास मंगवा लूं, मैं इसका मनी अपने पास मंगवा लूं और बदले में जो मेरे पेपर है मैं इसको सेल कर दूं, मैं इसको मेरे पेपर सेल कर दूं। मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मेरे पास रखी थी, क्यों ना मैं इसको बेच दूं और इसका पैसा अपने पास मंगवा लूं। आरबीआई यही करता है। आरबीआई एसबीआई को कहेगा कि भाई तेरा पैसा मुझे दे दे और बदले में मैं तुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं, जो मेरे पास पेपर रखे हैं वो तू ले लियो, गवर्नमेंट जब रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा उसको तू ले लियो, लेकिन अभी के लिए तेरा पैसा मुझे दे दे। तो यहां पे क्या किया आरबीआई ने? गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर लिया। अब बैंक के पास पैसा नहीं बचा, उसने आरबीआई को दे दिया, बैंक के पास पैसा नहीं बचा तो वो लोन नहीं दे सकेंगे और लोन नहीं दे सकेंगे तो डिमांड नहीं होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा। अब ऐसे ही मान लीजिए ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे कब? अब वो समझो, एक तरफ है आरबीआई, दूसरी तरफ है वही अपना एसबीआई। अब ऐसा लग रहा है आरबीआई को
कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन है ही नहीं, मार्केट के अंदर डिमांड है ही नहीं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गया है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, जिसकी मदद से डिमांड बढ़े। तो आरबीआई ने एसबीआई को कॉल किया, हाँ भाई एसबीआई लोन वोन का क्या चल रहा है? बोले सर लोन के लिए तो पैसा ही नहीं है। तो आरबीआई ने क्या किया कि तुझे पैसा मैं देता हूं, मनी मैं देता हूं, और बदले में तू तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दे, मैं तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लूंगा, मैं तेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लूंगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दे, पैसा ले ले। अब आरबीआई के पास पैसा आ गया, वो बहुत सारे लोन देगा तो मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का भाव सीधा सीधा ये है कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करना हो, अगर डिमांड इंक्रीज करना हो, तो आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और अगर इन्फ्लेशन कम करना हो देन आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बातें कि इसी सेलिंग एंड परचेजिंग को, जब ये आरबीआई इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, इसी ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? इसी ऑपरेशन को हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन फिर बता रही हूं, याद रखना कि जब आरबीआई सेल या परचेज कर रहा है, आरबीआई सेल या परचेज कर रहा है, केवल उसी को ही ओएमओ कहेंगे। कोई भी दुनिया में सेल परचेज करे उसको ओएमओ नहीं कहेंगे, सिर्फ आरबीआई के केस में ही इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैम एसबीआई मना भी तो कर सकता है कि मैं तो नहीं खरीद रहा तेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए, मैं तेरे पैसे, मैं तो जो है मैं अपने पैसे आपको नहीं दूंगा, मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अब मुझे आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी नहीं है, मैं मेरे पैसे आपको नहीं दूंगा। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि बैंक जो है वो मना भी तो कर सकता है आरबीआई को, नहीं कर सकता। आरबीआई एक्ट 1934 में लिखा हुआ है कि जितने भी मैंडेटरी स्टेप आरबीआई को लेने होंगे इन्फ्लेशन के अंदर या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, बैंक उसमें कोऑपरेट करेंगे। जो बैंक कोऑपरेट नहीं करेगा उसको पीनलाइज किया जाएगा। पहली तो ये वजह है। और दूसरी वजह, यहां पैसे आरबीआई कह रहा है कि तू अपना पैसा मुझे दे दे, है ना, अपना पैसा मुझे दे दे। अगर बैंक जो है विजय माल्या को पैसा दे रहा है और ये विजय माल्या भाग गया, उससे अच्छा तो यही है ना कि आप आरबीआई को पैसा दे दो, आप आरबीआई को पैसा दे दो, भले ही थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है लेकिन सेफ तो है आपका पैसा। तो कोई भी बैंक मना नहीं करता है आरबीआई को जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए कहता है। ये ऑर्डर होते हैं, आज्ञा मांगनी नहीं होती है, ये ऑर्डर दे रहा है आरबीआई, ऑर्डर दे रहा है बैंकों को, आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो हम क्या देखेंगे कि व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें देखिए, सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, इसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा और उनसे उनका पैसा जो है अपने पास मंगवा लेगा। डिफ्लेशन से लड़ने के लिए उल्टा करेगा, आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनको कहेगा कि मैं आपको पैसा देता हूं और आप मुझे अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन ट्विस्ट, बस आप इसकी गहराई में ना जाएं, बस आप ऐसा समझें कि ऑपरेशन ट्विस्ट में कुछ ऐसा ही होता है। आरबीआई कुछ पैसा मार्केट में निकाल देता है और कुछ पैसा मार्केट से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को ही ऑपरेशन ट्विस्ट कहते हैं। फिर इसी से ही जुड़ी हुई एक ये स्कीम है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होता है? जब कभी मार्केट में बहुत सारा इन्फ्लेशन हो गया है, एक्सेस मनी मार्केट में पहुंच चुका है, उस केस में क्या होगा? एक्सेस मनी अगर मार्केट में पहुंच चुका है, इसको समझेंगे, हमें जानना है कि व्हाट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसमें क्या होता है, जब कभी भी मार्केट में एक्सेस मनी हो गया है, बहुत सारा एक्सेस मनी हो गया है, तो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कहेगा? इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कुछ स्पेशल टाइप्स के बॉन्ड निकालेगा। गवर्नमेंट को कहेगा कि मैं आपके बिहाफ पे, आपके नाम पे कुछ सिक्योरिटी प्रिंट करवा रहा हूं, ये सिक्योरिटी मैं बैंक को बेचूंगा और उनका जो एक्सेस मनी उनके पास है वो मनी जो है मैं अपने पास मंगवाऊंगा। ये रूटीन में यूज नहीं होता है। जब कभी भी एक्सेस मनी होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा मनी हो जाता है और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आरबीआई कुछ स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स जो हैं, यानी कुछ स्पेशल टाइप की सिक्योरिटी जो है गवर्नमेंट को कह के प्रिंट करवाती है और इस तरीके से
वो सिक्योरिटीज बेचती है बैंकों को और उनसे उनका पैसा जो है खुद के पास मंगवाती है। अब बैंकों में पैसा नहीं रहा तो वो लोन नहीं दे सकेंगे, लोन नहीं दे सके तो मनी नहीं हुआ, मनी नहीं हुआ तो डिमांड नहीं हुई, और डिमांड नहीं हुई तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, इन्फ्लेशन नहीं हुआ। इसको क्या कहते हैं? ये हो गया आपका मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, यानी मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए आपने कुछ स्पेशल स्कीम चला दी अपनी सिक्योरिटीज को बेचने की। ये हो गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आरबीआई सेल स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल। बिल्कुल परेशान ना हो कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। भविष्य में जब हम फाइनेंस मार्केट समझेंगे तो हम इनको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है? आरबीआई स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है ताकि मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को सक कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके बारे में हमने जाना। अब एक बार फिर से हम अपने चार्ट को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या समझ लिया? रिजर्व रेशो हो चुका है, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो चुका है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अंदर अलग अलग चीजें हमें करनी है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, और स्पेशल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये सब क्या है? अब इन सब चीजों को हमें समझना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी आप लिक्विडिटी को, यानी मनी सप्लाई को मार्केट में एडजस्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी यानी कैश, कैश में मार्केट में कैश को एडजस्ट कर रहे हैं। इन सब ऑपरेशंस का यूज करके एक एक करके सारे ऑपरेशन हमें समझने हैं। रेपो किसको कहते हैं, रिवर्स रेपो किसको कहते हैं, ठीक है, समझते हैं। देखो, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एसबीआई। मैं सबसे पहले आपको बता रही हूं व्हाट इज रेपो रेट। मैं आपको बता रही हूं व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट किसको कहते हैं? एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एसबीआई। एसबीआई ने कहा आरबीआई को, एसबीआई में वैसे ले रही हूं हाइपोथेटिकली, हर बैंक के लिए अवेलेबल है। अब एसबीआई ने आरबीआई को कहा प्लीज मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मुझे 100 रुपए उधार दे दो, मुझे लोन दे दो 100 रुपए का। आरबीआई ने कहा ये भी क्या बात कर दी यार तूने, ले ले, कोई मना कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखियो, 1 साल से पहले पहले ये पैसा वापस कर दियो, 1 साल से पहले पहले ये पैसा वापस कर दियो। 12 मंथ्स तक की मैच्योरिटी मांग रहा हूं मैं, 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दूंगा। बोले चल ठीक है यार दे दे। अब आरबीआई ने और कहा कि सुन ले मेरी बात कान खोल के, कुछ गिरवी भी रख देना, कुछ कोलेट्रल के तौर पे भी रख देना मेरे पास, कुछ ना कुछ कोलेट्रल जरूर लूंगा। तू भाग गया तो, तू फेल हो गया तो मुझे कुछ गिरवी भी चाहिए। और जब तुम रिटर्न करो तो मुझे 105 रुपए दे देना, मुझे 105 रुपए दे देना। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 5% ही रेपो रेट कहलाता है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 साल से कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कोलेट्रल रखवा के, कुछ गिरवी रखवा कर उधारी देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कोलेट्रल रखवा के उधारी देता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? रीपर्चेज ऑप्शन। रेपो का पूरा नाम होता है रीपर्चेज ऑप्शन। यहां पे जो एसबीआई है वो ऐसा प्रण करता है कि ये जो भी मैं गिरवी रख रहा हूं तेरे पास जो भी मुझे आज कोलेट्रल रखना पड़ रहा है मजबूरी में, इसको मैं रीपर्चेज कर लूंगा, इसको मैं रीपर्चेज कर लूंगा। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया रीपर्चेज ऑप्शन। तो देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है रेपो रेट को लेके। इंटरेस्ट रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए लेंड करता है। लेंड का मतलब उधार देता है अपने क्लाइंट्स को। इसके क्लाइंट्स कौन होते हैं? बैंक होता है। इसका क्लाइंट नॉन बैंक होता है। ये नॉन बैंक क्या है हमको 1 से 2 क्लास के बाद ये समझना है, बैंक, नॉन बैंक, ठीक है। और उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक गिरवी की तरह अपने पास रखवा लेता है, ठीक है। क्लाइंट्स क्या करते हैं? आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि हम जो भी सामान गिरवी रख रहे हैं इसको रीपर्चेज कर लेंगे फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर डेट पे हम इसको रीपर्चेज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने ये कहा कि देख तू जो गिरवी रखेगा ना
वो गिरवी एसएलआर से मत निकालियो। एसएलआर में आपने पैसा रखा था ना 18% कैश के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में और गोल्ड के रूप में। तो यहां पे आरबीआई साफ सा कह देता है कि जो भी तू मेरे पास गिरवी रख रहा है, जो भी कोलेट्रल रख रहा है, वो एसएलआर कोटे वाली नहीं होनी चाहिए। जो यहां पे रखी हुई है वो नहीं मानूंगा मैं, कुछ एक्स्ट्रा दे। ठीक है। रेपो रेट को हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ये पॉलिसी रेट के नाम से भी जाना जाता है। अब महंगाई को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए कैसे इसका यूज होता है वो समझिए। अब जैसे मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई ने एसबीआई को ये कहा कि मैं तुझे 5% रेपो रेट पे लोन दूंगा। एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई आगे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने कस्टमर को लोन देगा, अपने कस्टमर्स को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। ठीक है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, मान लीजिए कहा मैं तो 8% रेपो पे आपको लोन दूंगा, तो एसबीआई अपने कस्टमर्स को क्या कहेगा कि 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अब जैसे ही लोन महंगा हुआ, अब कस्टमर कम लोन लेने जाएगा, कम लोन लेने जाएगा तो उसका मनी सप्लाई कम हो गया, डिमांड कम हो गई और इन्फ्लेशन कम हो गई। यानी सीधी सी बात क्या है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि बैंक्स को पीछे से ही महंगा मिलेगा, पैसा महंगा मिलेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो वो आगे कस्टमर को भी महंगा देगा और कस्टमर को महंगा मिलेगा तो वो पहले से कम लोन लाएंगे। तो इस तरीके से होता क्या है कि रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो। ठीक है। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन रेपो विल बी इंक्रीज्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, नोट बाय आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको कम या ज्यादा करता है। ठीक है। बाकी सब चीजों को आरबीआई कर रहा था। रिवर्स रेपो क्या है? रिवर्स रेपो क्या है? बिल्कुल उसके रिवर्स है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एसबीआई। अब दिन बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। अब आरबीआई कह रहा है कि मुझे थोड़ा सा पैसा उधार दे दो, मुझे उधारी दे दो, मुझे 100 रुपीज उधारी दे दो। अब एसबीआई को अपनी बेइज्जती याद है। एसबीआई कह रहा है देख, 1 साल से कम समय के लिए दूंगा, 1 साल से कम समय के लिए दूंगा, और तूने मुझसे कोलेट्रल रखवाया था ना, अब तुम भी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरे पास कोलेट्रल की तरह रखो, और तुम मुझसे बड़े हो, मेरी मजबूरी में काम आते हो। इतना कर देता हूं कि तुम जब मुझे वापस करो तो कोई बात नहीं, 103% 103 रुपए कर देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग गया? 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया। ये ना मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, कुछ भी रैंडम मैंने ऐसे ही उठा लिया है, जरूरी नहीं है यही है रिवर्स रेपो, चेंज होता रहता है। ये देख लेना आप लोग अपने एग्जाम से पहले कि रेपो या रिवर्स रेपो कितना चल रहा है। ठीक है। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंकों से उधारी ले रहा है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आरबीआई बैंकों से उधारी ले रहा है फॉर शॉर्ट टर्म, लघु समय के लिए, कुछ कोलेट्रल रख के, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहां पे आरबीआई उधार ले रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पक्का आया होगा, मैम आरबीआई को क्या जरूरत है उधार लेने की? वो तो बैंक है, वो फेल हो रहा है तो मतलब सब फेल हो रहे हैं, उसको क्या जरूरत पड़ी उधार लेने की? उसको जरूरत नहीं है उधार लेने की, उसको उधार नहीं चाहिए। आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो आरबीआई ने देखा एसबीआई के पास एक्सेस पैसा पड़ा है, आरबीआई के पास एक्सेस मनी पड़ा है। अगर मैं एसबीआई को ऐसा कहता हूं कि तेरा मनी मुझे दे दे, वो नहीं देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं बाहर कस्टमर को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दूं, वो ऐसा चाहेगा। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई कहता है तेरा एक्सेस पैसा मुझे दे, तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए ना, मैं दूंगा तुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर मैं दूंगा तुझे, मैं इंटरेस्ट पे ले रहा हूं तुझसे, तू ऐसा समझ तू मुझे लोन दे रहा है। ठीक है। आरबीआई को पैसा चाहिए नहीं है, एक्सेस मनी के एब्जॉर्ब करने के लिए आरबीआई ने वो पैसा अपने पास मंगवाया होता है, एक्सेस मनी को पार्क करवाता है आरबीआई। और बैंक को तो सीधी बात है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, तो बैंक कहता है आप दे दो इंटरेस्ट, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इंटरेस्ट आरबीआई देता है फिर बैंक्स को,
ठीक है, तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो। रिवर्स क्यों? क्योंकि जो देने वाला था वो लेने वाला बन गया और जो लेने वाला था वो देनदार बन गया, तो इस वजह से इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहां पे देख लीजिए व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट। इट इज द इंटरेस्ट रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे क्लाइंट अपने सरप्लस फंड को पार्क करते हैं आरबीआई के पास शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए। इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए जब बैंक्स आरबीआई के पास अपने एक्सेस मनी को पार्क कर देते हैं, अपनी एक्सेस मनी को पार्क कर देते हैं इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए, उसको रेपो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बिल्कुल सिमिलर है ये रेपो की तरह, बस इसमें क्या होता है, आरबीआई उधार ले रहा है। ठीक है, रिवर्स रेपो हमेशा रेपो से कुछ % कम होगा, हमेशा। अभी के लिए क्या रूल बनाया हुआ है कि जितना भी रेपो होगा उससे 65 बेसिस पॉइंट्स ये पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4% रेपो है, अगर रेपो 4% है तो इसमें 0.65 माइनस कर दो, 0.65 माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा वो रिवर्स रेपो हो जाएगा। वो रिवर्स रेपो 3.35 जो है वो रिवर्स रेपो हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कुछ कम होगा रिवर्स रेपो रेट से, इस बात को याद रखोगे। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है वो हमने समझा। अब हम देखते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कभी कभी क्या होता है, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जब सिचुएशन जो है सर्कमस्टांसेस थोड़ी अलग है, तो बैंक्स क्या करते हैं, एक्सेस फंड को, जो बैंक्स के पास एक्सेस मनी रखा है, अगर मार्केट में देंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो आरबीआई ने एक फैसिलिटी दे रखी है बैंक्स को कि जब भी आपके पास एक्सेस फंड हो तो आप एक काम करना, वो एक्सेस फंड आप हमें दे दिया करो। बैंक को क्या कह रखा है, जो भी आपके पास एक्सेस मनी है वो एक्सेस मनी आप हमें दे दिया कीजिए, वो एक्स्ट्रा मनी आप हमें दे दिया कीजिए। अब आप कहोगे मैडम रिवर्स रेपो में भी तो यही हुआ था, लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे आरबीआई कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखेगा, कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखेगा। आरबीआई एक्सेस मनी को अपने पास पार्क तो करवा लेगा लेकिन कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी हेल्प कर रहा है आरबीआई। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, उसको ब्याज तो देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देगा, लेकिन कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखेगा। रिवर्स रेपो में हमने क्या देखा था, सारा ऑपरेशन सेम था। रिवर्स रेपो में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पे जो आरबीआई है वो बैंक्स के पास कोलेट्रल भी रखता है, बैंक्स के पास कोलेट्रल भी रखता है, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में ये कोलेट्रल नहीं रखा जाता। ठीक है, विदाउट कोलेट्रल होता है ये, विदाउट कोलेट्रल। शॉर्ट टर्म के लिए इंटरेस्ट अगर अर्न करना है तो एक्सेस फंड को आरबीआई के पास रख दिया जाता है। ठीक है, रिवर्स रेपो में तो क्या था, कोलेट्रल डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन एसडीएफ में कोई कोलेट्रल डिपॉजिट नहीं होता है, इसको कहते हैं एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इसको समझे, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेपो था। यहां भी क्या होता है, आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है। आप याद रखें रेपो क्या था, बैंक ने आरबीआई को कहा था कि मुझे 100 रुपए उधार दे दे, मुझे 100 रुपए उधार दे दे, है ना, ऐसा कहा था कि मुझे 100 रुपए उधार दे दे। अब आरबीआई ने क्या कहा था कि ठीक है दे तो दूंगा, लेकिन केवल 1 साल के लिए। अब एक नया ऑपरेशन चला दिया है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। यहां पे आरबीआई ने बैंक्स के लिए क्या फैसिलिटी की है कि आप लोगों के पास 1 से 3 साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए मैं उधार दे दूंगा। मतलब कि रेपो में क्या था, 1 साल के लिए पैसा उधारी मिल रहा था बैंक्स को, यहां पे क्या कहा गया, 1 से 3 साल के लिए आपको पैसा मिल जाएगा, इसलिए नाम क्या दिया, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, 1 से 3 साल के लिए। बाकी सारा सिस्टम सेम है। बैंक को यहां कोलेट्रल भी रखना पड़ेगा, बैंक को यहां इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट भी कौन सा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो रेपो में हमने देखा था कि पैसा जो मिलेगा बैंकों को वो 1 साल के लिए मिलेगा। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में 1 से 3 साल के लिए मिल जाएगा, 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम के लिए ये पैसा बैंक्स को मिल जाता है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देख लेते हैं यहां क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है ये आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंडर एक स्पेशल तरीके का काम किया गया है।
ताकि बैंक्स के पास पैसा ज्यादा समय तक बना रहे और वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। कोरोना टाइम में क्या हुआ था, डिमांड जीरो हो गई थी, इकोनॉमी की डिमांड ही नहीं हो रही थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे, कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। अब अनएम्प्लॉयमेंट को सही करने के लिए या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने या भारत सरकार ने कुछ आत्मनिर्भर स्कीम चलाई थी। इस स्कीम के अंदर बहुत नए नए ऑपरेशंस आए थे। यहाँ पे क्या ऑपरेशन आया कि वैसे तो रेपो तो कम समय के लिए होता है कि अगर आपको ज्यादा समय के लिए बैंकों के पास पैसा छोड़ना है तभी तो वो मार्केट में लोन देंगे ना, तो आप क्या करें, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चला दें। यहाँ पे बैंक्स को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन मिलेगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन मिलेगा। आरबीआई से बैंकों को 1 लाख से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन मिलेगा और टेन्योर क्या होगा, 1 साल से 3 साल तक के लिए। इंटरेस्ट रेट वही होगा जो रेपो का होगा, लेकिन ये कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे लागू होगा। बस टाइम पीरियड का फर्क है, बाकी सब सेम है। इसके बाद अच्छा, ये लिमिट भी याद रखना, कितना पैसा मिलता है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा ही आपको लेना पड़ेगा। फिर होता है टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशन में क्या होता है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म ऑपरेशन वाला है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म, कि इधर है आरबीआई, इधर है बैंक्स, और आरबीआई बैंक को कह रहा है कि 1 से 3 साल के लिए पैसा ले लीजिए, ठीक है, 1 से 3 साल के लिए पैसा ले लीजिए, लेकिन जो ये मनी मैं आपको दे रहा हूं, जो भी मनी आपके पास आया है, ये मनी आप कुछ टारगेटेड ऑडियंस को ही लोन में दोगे। ऐसा नहीं है किसी को भी पकड़ा दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को पकड़ा दिया, बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट फैक्ट्री को पकड़ा दिया ये लोन, ऐसा नहीं होगा। कुछ टारगेटेड ऑडियंस को ही आपको ये लोन देना पड़ेगा। वो टारगेटेड ऑडियंस कौन है, जो कोविड में बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए थे, जो बड़ी बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उसमें ये पैसा लगेगा। जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, जैसे हाउसिंग फाइनेंस हो गया, इन कंपनीज को फिर आगे क्या कहा गया कि तुम अब लोन जो है घर के लिए लोगों को दो, घर बनाने के लिए, तुम लोगों के इंश्योरेंस करने के लिए इस पैसे को यूज करो। इस तरीके से छोटे स्तर पे इस पैसे को पहुंचाने के लिए, कुछ टारगेटेड ऑडियंस को ये पैसा पहुंचाने के लिए ये लॉन्ग टर्म, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चला था। एक और बात समझना, जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है ना, जैसे मुथूट फाइनेंस, बताऊंगी मैं ये क्या होता है, अभी आप मुथूट फाइनेंस को दिमाग में रखो, जो गोल्ड लोन देते हैं। ये कंपनीज ना फेल होने लगी थी कोविड में, तो आरबीआई को इन सबको भी संभालना था। आरबीआई ने बैंकों को ये कहा कि आप हमसे लोन ले लीजिए, लेकिन उस लोन का एक निश्चित अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट आप इन एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। यानी आपको टारगेट क्या मिला है, आपको वो पैसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ही लगाना है। ये था टारगेटेड एलटीआरओ, ठीक है, मतलब टारगेट बना दिया आपने कि वो पैसा कहां जाएगा। फिर होता है स्पेशल एलटीआरओ विंडो, यानी कुछ स्पेशल लोगों के लिए ये विंडो आया था। इसके अंदर बिल्कुल सेम है, 3 साल के लिए बैंकों को पैसा मिल जाएगा। अब जब मिल जाएगा तो वो जो पैसा बैंक्स के पास पहुंचा है, वो जो पैसा बैंक्स के पास पहुंचा है, यहां तो क्या कह दिया कि आपको पैसा देना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट होना चाहिए, जैसे बजाज फाइनेंस है, जैसे मन्नापुरम गोल्ड है, जैसे मुथूट फाइनेंस है। आपने अगर हमसे 100 रुपया लिया है तो आप 40 रुपया या 50 रुपया या 60 रुपया, एक फिक्स अमाउंट जो है आप इन एनबीएफसी में इन्वेस्ट करोगे। यहां पे क्या कह दिया गया कि जो भी लोन आपको मिल रहा है 3 साल के लिए, जो भी लोन हम आपको दे रहे हैं, जो भी लोन आरबीआई बैंक्स को दे रहा है, वो जो पैसा है वो 2 जगह जाना चाहिए। एक तो जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, वहां पे पैसा देना लोन में। दूसरा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है, ऐसा सेक्टर जो कहीं पे दर्ज नहीं होता, जिसकी कोई रजिस्टर्ड नहीं होती, जो बेचारे बिल्कुल वल्नरेबल सा सेक्शन होता है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र जो होता है, आपको पैसा वहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो टारगेट बना दिया, स्पेशल टारगेट बना दिया, तो नाम दे दिया स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। उम्मीद करती हूं आपको ये वाली विंडो भी समझ आ गई है। उसके बाद बैंक रेट क्या होता है, बहुत आसान है। बैंक रेट क्या होता है, एक तरफ है आरबीआई, एक तरफ है एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई फिर से मांग रहा है आरबीआई से पैसा कि 100 रुपए दे दे, लेकिन अब एसबीआई की हालत बहुत खराब है,
एसबीआई कह रहा है कि मेरे पास कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोलेट्रल रखने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे 3 साल से ज्यादा टाइम के लिए चाहिए पैसा, मुझे 3 साल से या 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए, 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को विदाउट कोलेट्रल लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, उसको बैंक रेट कहते हैं। अब आप कहेंगे मैडम लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में और इसमें क्या फर्क है? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में कोलेट्रल रखवाया जाता है, एसबीआई से कोलेट्रल रखवाया जाएगा। बैंक रेट में कोलेट्रल का यूज नहीं होता है, कोलेट्रल नहीं रखवाया जाता आरबीआई के द्वारा बैंकों से, ठीक है, क्योंकि बैंक के पास कोलेट्रल नहीं है, तभी वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यानी बैंक रेट पे इनसे लोन लेने को तैयार होगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई लेंड करता है बैंकों को विदाउट एनी कोलेट्रल फॉर लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट लॉन्ग टर्म के लिए करता है, ये हमेशा रेपो से ज्यादा होगा। इसको पेनल्टी रेट भी कहते हैं। पेनल्टी रेट क्यों कहते हैं ये अगले सेशन में अपने को समझ आएगा। ये था बैंक रेट जिसके बारे में हमने समझा। अगला है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, आरबीआई बैंक्स को लोन देता है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, 1 या 2 दिन के लिए ही देता है ये, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, और बैंक को कहेगा कि तू गिरवी रख, कुछ कोलेट्रल रख। क्या चीज को कोलेट्रल में रख सकता है? जो अमाउंट तूने एसएलआर में रखा था, जो अमाउंट तूने एसएलआर में रखा था, याद करो एसएलआर में 18% अलग रखा था, जो अमाउंट आपने एसएलआर में रखा था उसका कुछ परसेंट तुम हमारे पास गिरवी रख सकते हो और हमसे लोन ले सकते हो। जब एसएलआर कोटे को एज अ सिक्योरिटी, एज अ गिरवी रखवाकर आरबीआई वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देता है बैंकों को, उसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और ये जो फैसिलिटी है वो केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक को ही मिलती है। अब ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये अपने को नेक्स्ट सेशन में समझ आएंगे, ठीक है। एमएसएफ हमेशा रेपो से 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा होगा। अगर रेपो 4 है तो एमएसएफ 4.25 होगा, अगर रेपो 5 है तो एमएसएफ 5.25 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो पहले इन सबके डिफरेंस समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी किसको कहते हैं। जल्दी से क्वेश्चन को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। तो प्रोसेस बाय विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, क्या पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है मनी सप्लाई को? द प्रोसेस बाय विच सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल्स द मनी सप्लाई, बिल्कुल सही बात है, यही आएगा। इंटरनेशनल मार्केट का कोई लेना देना है ही नहीं, आंसर क्या आ जाएगा? बी। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, कौन है जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है? वो है आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय रेपो रेट, रेपो रेट किसको कहते हैं? रेट एट विच आरबीआई लेंड्स, रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड करता है, उधार देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के स्थान पे, बिल्कुल सही बात है। रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स लैंड टू क्लाइंट्स, बिल्कुल गलत बात है। ये वो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार दे रहा है, आंसर आएगा ओनली 1। तो ये कुछ एमसीक्यू थे जो हमने देखे, सीआरआर वाला हम पहले ही कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी टर्म्स आपको समझ आ गई हैं और आप लोगों को अब इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का काम यानी क्वालिटेटिव टूल को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।